कक्षा 7 वाले प्रिय बच्चों, नमस्कार। गणित में हमारा पाठ राशियों की तुलना चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुपातों से प्रतिशत ज्ञात करना। अनुपातों से प्रतिशत ज्ञात करना। इससे पहले हमने प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से दशमलव, दशमलव संख्याओं से प्रतिशत, ठीक है ना। इस प्रकार से कई चीज़ें हमने निकालना सीखा है। प्रतिशत राशि किसी संख्या की प्रतिशत ज्ञात करना निकालना है, संपूर्ण राशि ज्ञात करना सीखा है, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अनुपातों से प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे कभी कभी प्रश्न इस प्रकार का होता है, देखिए एक उदाहरण है। एक बेसन के लड्डू में बेसन और चीनी, दो चीज़ें होती हैं। बेसन के लड्डू में बेसन और चीनी का अनुपात है 3:2। तो लड्डू में बेसन व चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए लड्डू में बेसन और चीनी का अनुपात दे रखा है 3:2। इसका अर्थ क्या हुआ? अब अनुपातों का योग करके देखते हैं, अर्थ तब बताएंगे। अनुपातों का योग होता है 3 और 2 5। इसका अर्थ ये हुआ, यदि हम 5 किलोग्राम लड्डू बनाते हैं, 5 किलोग्राम लड्डू बनाते हैं, तो उसमें बेसन का भाग होगा 3 किलोग्राम। पहला बेसन है ना, अच्छा। और चीनी का भाग होगा 2 किलोग्राम। चीनी का भाग कितना होगा भाई? 2 किलोग्राम। तो बेसन का भाग क्या कहलाएगा? देखिए भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 3/5, यानी 5 में से 3 किलोग्राम बेसन। 5 में से 3 कैसे लिखते हैं? 3/5 करके लिखते हैं भिन्न में। चीनी का भाग 5 में से 2, यानी 2/5 भाग, ठीक है। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं? भिन्नों का प्रतिशत जैसे निकालते हैं, बस बेसन का प्रतिशत 3/5 भाग था, 3/5 गुणा 100 प्रतिशत, और 5 से 100 कटा आपका 20 बार, तो 3 गुणा 20 प्रतिशत, 20 दिया 60 प्रतिशत। चीनी का प्रतिशत 2/5 था, चीनी का भाग, गुणा 100 प्रतिशत। तो 5 से हम 100 को काटते हैं तो कटता है 20 बार, तो हमारा आ जाता है 2 गुणा 20 यानी कि 40 प्रतिशत। इस प्रकार से हम अनुपातों से प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें। अब देखिए, महेश, राकेश और गणेश 3 दोस्त हैं। में 250 रुपये बांटे गए। किस प्रकार बांटे गए? महेश को 1 भाग मिला, राकेश को 7 भाग मिले और गणेश को 2 भाग मिले। अच्छा, इससे पहले हम एक प्रश्न आपको दिया था, शायद हम भूल गए। ये प्रश्न भी करने के लिए दे रखा है हमने, जिससे हमने पहला उदाहरण आपको बताया बेसन के लड्डू वाला। ऐसे ही एक फलों की टोकरी में सेब का अनुपात 7:3 है। सेब और आम का अनुपात 7:3 है। तो टोकरी में सेब व आम का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये आपके लिए है प्रश्न। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जैसे लड्डू में चीनी और बेसन का है, ऐसे ही टोकरी में सेब और आम का इसमें प्रश्न है, ये आपने करना है, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, अब इसमें महेश और राकेश और गणेश वाला प्रश्न हम कर रहे थे। इसमें महेश का भाग है 1 भाग, राकेश का भाग है 7 भाग, गणेश का भाग है 2 भाग। इतने भागों में बांटा गया, वो 3 भाग बांटे गए, जिसमें 1 भाग मिलना है महेश को, 7 भाग मिलने हैं राकेश को, गणेश को 2 भाग मिलने हैं, और कुल रुपए हैं 250। अब इस बंटवारे में प्रत्येक को कितने प्रतिशत धन मिला ये देखना है, और प्रत्येक को कुल कितना कितना धन मिला ये भी देखना है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक के भाग को अनुपात में किस प्रकार लिख सकते हैं? महेश, राकेश और गणेश के धन का अनुपात क्या होगा? 1:7:2। 1 भाग 7 भाग 2 भाग, 1:7:2। अनुपातों का योग हम करेंगे
अनुपातों का योग हम करेंगे 1:7:2, अनुपातों का योग करेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 और 1 10, क्या हो जाएगा 10। तो महेश का हिस्सा यानी पहला है, महेश का 1 भाग है यानी 1/10। राकेश का हिस्सा यानी राकेश के 7 भाग हैं, राकेश का हिस्सा होगा 7/10। गणेश का हिस्सा, गणेश के भाग 2 हैं 10 में से 2 का मतलब 2/10। भिन्नों में इस प्रकार लिखेंगे। प्रतिशत में क्या होगा, एक महेश का 1/10 गुणा 100 प्रतिशत। अब 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो 1 गुणा 10% यानी 10%। राकेश का हिस्सा 7/10 गुणा 100%, 10 से 100 कटेगा 10 बार, 7 गुणा 10% यानी 70%। अब बारी आई गणेश का हिस्सा, प्रतिशत में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2/10 था तो 2/10 गुणा 100%। भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो हमें पहले से आता है, तो 2 गुणा 10 कर लीजिए, 10 से जब कटेगा तो 10 ही बार कटेगा, 2 गुणा 10 हो गया 20%। ये हो गया आपका गणेश का हिस्सा। प्रतिशत में तीनों के हिस्से किस प्रकार से आ गए, देखिए प्रतिशत में तीनों के हिस्से आ गए 10% और 70% और 20%। अब देखिए कुल रुपए हैं हमारे पास 250, कुल रुपए कितने हैं 250। देखिए अब हमने कहा था प्रतिशत होता है 100 में से, लेकिन हमें 100 में से नहीं निकालना है क्योंकि कुल रुपए हैं 250 में से, तो 250 में से प्रतिशत में निकालना है तो 100 में से निकालना होता है, लेकिन हमने निकालना है 250 से। वास्तविक रुपए जो निकालने हैं, महेश के वास्तविक धन कितना है, या राकेश का वास्तविक धन कितना है, या गणेश का वास्तविक धन इनको कितना मिला, वो हमें निकालना है 250 रुपये में से। अब जब 100 में से निकाला तो हमने भिन्न में 100 का गुणा करके प्रतिशत लिख दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 250 में से, तो महेश का हिस्सा भिन्न तो आपकी 1/10 है, 1/10 है, तो यानी 250 का 1/10 यानी 1। अब 10 से गुणा 250 की, वहाँ 100 की गुणा हो रही थी, यहाँ 250 की हो जाएगी। 10 से कटेगा 25 बार, तो 25 गुणा 1 यानी 25 रुपये। राकेश का हिस्सा कितना हो जाएगा 7/10 गुणा 250, 10 से 250 कटेगा 25 बार, तो 25 गुणा 7 25 सत्ते हो जाएगा 175 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपका है गणेश का हिस्सा। गणेश का हिस्सा जो है 2/10 गुणा 250, 10 से 250 घटेगा 25 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 25 यानी कि 50 रुपये। तीनों का हिस्सा जो अलग अलग आ गया वो क्या क्या आ गया, 25 रुपये, 175 रुपये और 50 रुपये। अब जोड़ के देख लीजिए, इनका योग पक्का 250 ही होगा। अब योग करके देखेंगे क्या 250 रुपये ही बांटे गए हैं, ठीक है, ये आपने करना है। अच्छा, इसके साथ अब एक प्रश्न आपके लिए है इसी प्रकार का कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। यहाँ प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है, ध्यान रहे, यहाँ 100 में से ज्ञात नहीं करना है, लेकिन ध्यान रहे यह कोण की माप क्या होगी ये ज्ञात करनी है। अब त्रिभुज के कोण जो होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों का अनुपात दे रखा है, एक कोण तो 2 है, एक 3 है, एक 4 है, यानी त्रिभुज के कोणों का योग यदि 2 और 3 और 4 कितने हो रहे, 4 3 7 और 9 होता। अगर त्रिभुज के कोणों का योग 9 अंश होता तो एक कोण 2 अंश का होता, एक कोण 3 अंश का होता, एक कोण 4 अंश का होता, ठीक है ना। यदि त्रिभुज के कोणों का योग 9 होता, 2 3 5 4 9 होता, तो एक कोण 2 अंश का होता, एक कोण 3 अंश का होता, एक कोण 4 अंश का होता। परंतु आपको पता है त्रिभुज के कोणों का योग 9 अंश नहीं होता है, कितना होता है त्रिभुज का कोण योग गुण याद है क्या, याद होगा आपको, 180 अंश होता है। 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो 180 में से 2:3:4 में उनके कोणों की माप आपने बतानी है, ठीक है, ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी तरीका है इसमें, बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। बढ़त यानी वृद्धि, घटत यानी कमी।
देखिए, हम किसी राशि या संख्या के बढ़ने या घटने को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गया, या बढ़ गया ना, वृद्धि हो गई। अच्छा, इस मासिक परीक्षा होना था यहाँ, मासिक परीक्षा। इस मासिक परीक्षा में प्राप्तांक जो है 6 हैं। पिछले मासिक परीक्षा में प्राप्तांक 8 थे, तो यहाँ घट गए भाई। इस बार, पिछली बार तो 8 थे, इस बार 6 हो गए, इसलिए यहाँ घट गए। मासिक परीक्षा में प्राप्तांक घट गए। तो अब देखिए, ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों में उदाहरण 1 में बढ़त है, बढ़ रहा है, उदाहरण 2 में घटत है। उदाहरण 1 में बढ़त है, उदाहरण 1 में बढ़ रहा है, वृद्धि है। उदाहरण 1 में क्या था, 50 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गया। और दूसरे उदाहरण में क्या था, अब पिछली परीक्षा में 8 थे, इस परीक्षा में 6 रह गए, तो हो गया ना कमी, है ना। तो उदाहरण 1 में वस्तु के मूल्य में वृद्धि क्या हो गई, 70 में से 50। 70 ज़्यादा है, कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 50 रुपये था, 70 रुपये हो गया, 20 रुपये की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रतिशत में वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि जो आई उसके बटे में आएगा प्रारंभिक राशि गुणा 100, भिन्न में बदलना है उसको। उसी प्रकार से भिन्न क्या बन जाएगा, 20, प्रारंभिक मूल्य था 50, 20 बटा 50। यहाँ ध्यान रहे, बटे में प्रारंभिक राशि ही आती है हमेशा, प्रारंभिक जो राशि होती है वही बटे में आती है। तो वृद्धि यानी 20 बटे 100 गुणा 20 बटे 50 गुणा 100%। तो 50 से 100 कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 20 गुणा 2 यानी कि 40%। इसी प्रकार उदाहरण 2 में प्राप्तांकों में कमी कितनी आई, 8 थे पहले पिछली परीक्षा में, नई परीक्षा में हो गए 6, 8 में से 6 गया 2, प्रतिशत कमी क्या हो गई, कमी बटा प्रारंभिक प्राप्तांक, यहाँ भी प्रारंभिक होगा, प्रारंभिक प्राप्तांक गुणा 100 यानी कि 2, कमी है आपकी 2, प्रारंभिक प्राप्तांक हैं आपके 8 यानी 2 बटे 8, ठीक है ना, 2 बटे 8, 2 बटे 8 हो गया, ये आपका भिन्न बन गया, गुणा 100%। 2 से, अब देखिए 2 से 8 को काटा हमने, ये कटा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बटे 4 आया। और 4 से फिर हमने 100 को काटा, ये 4 से 100 कटता है 25 बार, तो आंसर आ गया 25%, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया, 25% कमी हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें बढ़त और घटत का प्रतिशत ऐसी प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए, प्रश्न नंबर हमने 1 रख रखा है, बढ़ने या घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता चल जाएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब ये कमीज का मूल्य है 80 रुपये से घटकर 60 रुपये हो गया, ठीक है ना, तो घट गया, यानी कितनी कमी आई, फिर उसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है। उसके बाद किसी परीक्षा में प्राप्तांक थे 20 से बढ़कर 30 हो गए, तो इसका भी आपको वृद्धि हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जैसे कि आपने पिछले प्रश्न में किया है। अच्छा, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। अशिक्षित यानी अनपढ़, अनपढ़ों की संख्या 150 लाख थी पहले, जो कि 100 लाख यानी घट गई, है ना, 50 लाख घट गई। तो घटने का प्रतिशत कितना है, यहाँ भी प्रतिशत निकालना है, कमी का प्रतिशत, ठीक है ना। तो पहले आप घटा के वो कमी बताएंगे, कमी कितनी है, 150 में से 100 घटा तो 50 लाख रह गई। तो फिर आप कमी का प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी बटा प्रारंभिक संख्या गुणा 100, कमी बटा प्रारंभिक संख्या क्या हो जाएगी, गुणा 100%, ठीक है ना। कमी आपकी ये घटा के आ जाएगी, प्रारंभिक संख्या आपकी ये वाली है 150 बटे 150 यानी 50 बटे 150 गुणा 100। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका नया एक चीज़ है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आता है ये चीज़। अब है किसी वस्तु से संबंधित मूल्य। जब हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं तो 2 प्रकार के मूल्यों से हम परिचित होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, इससे आप भली भांति परिचित हैं शायद, या नहीं है तो आप परिचित हो जाएंगे।
देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य में जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी गई है, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, हम इसी का प्रयोग करेंगे भाई आगे, सीपी का। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब चाहे उसे दुकानदार खरीदे, चाहे आप खरीदें, आपके लिए क्रय मूल्य। अब ये नहीं कि जो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है वही आपके लिए भी होगा। दुकानदार के लिए जो भी क्रय मूल्य है वो आपके लिए क्रय मूल्य होगा, क्योंकि आप तो उतनों में खरीदोगे, दुकानदार उतने में बेचेगा, है ना। तो अच्छा, इसके बाद केवल आपके लिए की बात कर रहा हूँ, जितने रुपये में आप कोई वस्तु खरीदते हो उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य में वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य है ना। यदि आप कोई वस्तु खरीदते हो और फिर उसको आप ले करके उस वापस बेचते हैं, मान लीजिए आप ज़्यादा में बेच रहे हैं या कम में बेच रहे हैं, तो जितने में भी आप रुपए में बेच रहे हैं, बेचने का जो मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य। जैसे या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपने कोई वस्तु खरीदी, आपके लिए तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार ने आपको बेची, दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हो गया। मतलब बेचने का जो मूल्य होता है, जितने रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं, कुल मिलाकर के जितने रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का होता है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। इसको एसपी भी कहते हैं। अब आप सीपी और एसपी का जरूर ध्यान रखेंगे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो आप ये ध्यान रखेंगे। हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को इसी प्रकार से आप आगे सीपी और एसपी ही लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब है इसके बाद लाभ हानि। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात आती है तो लाभ हानि भी साथ में आता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तब होता है लाभ। जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य में खरीद कर कम में मूल्य में बेच देते हैं तो होती है हानि। ये तो आपको पता है। जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा दाम में लेंगे और कम में बेच देंगे तो हानि होगी। जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर, अधिकांश ऐसा ही होता है कि कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, प्रयास ऐसा ही करते हैं। लेकिन कोई कोई वस्तु ऐसी होती है कि हम उसे ज़्यादा में लेते हैं, यूज करते हैं, फिर उसको कम में भी बिक जाए तो चल जाता है। तो ऐसे उसको हानि और लाभ से हम ऐसे परिचित होते हैं। देखिए, अब इसके बाद देखिए लाभ या हानि प्रतिशत में। पहली बात तो लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? अभी हमने बताया, जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो हानि होती है, हानि होती है। ठीक है ना। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम इसको ऐसे कैसे लिखें। देखिए, हमने यहाँ सीधे सीधे डायरेक्ट लिख दिया। लाभ कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। देखिए, जिधर ये चिन्ह हमारा है, एक चिन्ह ये होता है, एक चिन्ह ये होता है। ठीक है ना। जिधर चिन्ह इसका, अब एक ही चिन्ह को मान के चलिए, अब एक ही चिन्ह का ध्यान रखिए। ये वाला चिन्ह मान ले जाए, इधर इसका मुंह बंद है तो इसका मतलब इधर छोटा लिखा जाएगा, जो इधर खुला मुंह है इधर बड़ा लिखा जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि यदि जब एसपी यानी विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है। हानि कब होती है? हानि कब होती है? यहाँ कम लिख दिया मैंने, कब होती है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से तब होती है हानि, और विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तब होता है लाभ। विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, क्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तो हानि होती है। सीधी सी बात है। विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, क्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तो हानि होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब लाभ कैसे निकालेंगे? क्योंकि लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य से में से क्रय मूल्य घटा करके निकलता है लाभ। और हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि जब होती है जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाकर होता है हानि। ठीक है ना। और प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कब होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। प्रतिशत में लाभ निकालना होता है। वैसे लाभ अगर निकालना होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, लाभ आ जाएगा। हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, हानि आ जाएगी। लेकिन प्रतिशत में निकालना होता है तो पहले हमें भिन्न में बदलना पड़ता है। लाभ बटे क्रय मूल्य, ऐसे भिन्न में बदला जाता है। या हानि बटे क्रय मूल्य, हानि के लिए। ठीक है ना, गुणा 100। भाई
जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100% करते हैं। तो पहले यहाँ भिन्न में बदलना होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमने इससे पहले ही बोला था, नीचे आती है प्रारंभिक राशि। तो क्रय मूल्य प्रारंभ पहला मूल्य हम मानते हैं क्रय खरीदने का, और दूसरा मूल्य मानते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पहला मूल्य है तो लाभ के नीचे बटे में आएगा क्रय मूल्य, प्रारंभिक राशि बटे में आती है तो क्रय मूल्य बटे में, लाभ बटे क्रय मूल्य यानी हानि बटे क्रय मूल्य। यहाँ भिन्न बनेगा और गुणा 100% में आप निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके हमने एक एग्जाम्पल दिया है। एक दुकानदार द्वारा एक खिलौना 75 रुपये में खरीद कर 84 रुपये में बेचा जाता है। तो बताइए CP कितना है, SP कितना है, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ तो कितना हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई? लाभ या हानि का प्रतिशत भी बताइए। देखिए CP है 75 रुपये, ये CP है कितना? CP यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 75 रुपये। इतने में खरीदा भाई, 75 रुपये में खरीदा गया तो ये क्रय मूल्य हुआ यानी कि CP हुआ। SP यानी कि विक्रय मूल्य, बेचा कितने में? 84 रुपये में बेचा तो ये विक्रय मूल्य हुआ, SP हुआ। यहाँ देखिए SP जो है बड़ा है और CP छोटा है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर लाभ हुआ। और लाभ कितना हुआ? बड़े में से छोटे को घटा दीजिए भाई। लाभ बराबर SP माइनस CP। 84 में से 75 घटाया तो आया 9 रुपये। लाभ आया आपका 9 रुपये। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, अभी हमने सूत्र लिखा था, बटे में क्रय मूल्य आएगा। यानी ये एक भिन्न बनाने का तरीका है, लाभ बटा क्रय मूल्य यानी 9 बटा 75, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करना ही पड़ता है, गुणा 100%। 9 बटा 75 देखिए 25 से काटा हमने 100 को और 75 को, 25 चौक 100 और 25 दिया 75, आ गया 9 बटा 3 गुणा 4%, ये हमने लिखा। और 3 से कट जाएगा 9 3 बार, हमारा बचेगा ऊपर 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 तो 3 चौक होते हैं 12, 3 चौक 12%, ये हमारा आंसर आ गया। 3 चौक 12%, ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि 12% का लाभ उस पर हो गया, हानि नहीं हुई, लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए प्रश्न है। यानी 375 रुपये में खरीदी, ये हो गया आपका खरीद 375 रुपये खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि CP, और 400 रुपये में बेच दी यानी कि SP, 400 रुपये हो गया। अब लाभ देख लीजिए, लाभ कितना होगा? 400 में से 375 घटा दीजिए, लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर, उसके बाद भिन्न में बदलिए, जो भी घटा के आएगा बटे में क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इसके बाद एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। एक उदाहरण और है अलग प्रकार का थोड़ा सा, तो उसे भी देख लेते हैं कि एक गमला यानी जिसमें फूल लगाते हैं, एक गमला 120 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेचा जाता है। यानी कि बेचने में 100 हानि हो रही है 10% की, यानी 100 रुपये पे 10 रुपये की हानि हो रही है, नहीं है, लेकिन यहाँ 120 रुपये। तो गमले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। तो जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है वो होता है केवल क्रय मूल्य पर, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य है क्रय मूल्य। ठीक है ना, वो बाद का मूल्य विक्रय मूल्य, उस पर तो हम करेंगे नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, क्रय मूल्य हमारे पास है, CP है 120 रुपये, विक्रय मूल्य SP हमें पता नहीं है, हानि प्रतिशत है 10%। तो हानि कितनी हुई? हानि होगा जो 10% है वो किसका 10% है? क्रय मूल्य का, यानी प्रारंभिक मूल्य का। ये आप ध्यान रहे, ये प्रारंभिक मूल्य का ही होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य का 10%, यानी कि 120 रुपये का 10%। तो 120 का 10% कैसे निकालेंगे? 120 गुणा 10 बटा 100, 0 से 0 कटा, और इस 0 से ये 0 कटा, हमारा बचा 12 गुणा 1, 12 गुणा 1 12 रुपये। यानी कि हानि हो गई आपकी 12 रुपये की हानि हो गई उस पर। वास्तविक हानि कितनी हुई? 12 रुपये की, जो कि 10% थी, वो 120 रुपये पर कितने की हानि बनी? 12 रुपये की हानि बनी। अब 12 रुपये की हानि यहाँ पर हुई तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्योंकि हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में से हानि घटा दीजिए, कितने रुपए की थी उतना विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में वो बिकी होगी। वो बिकी आपकी 162 रुपये में, 120 में खरीदी 108 में बिकी, तभी तो 12 रुपये की हानि हुई। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रश्न आपके लिए करने के लिए हमने दे दिया है यहाँ पर
एक वस्तु 450 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेची गई। गमले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने क्या निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर 450 रुपये, CP बराबर 450 रुपये ये लिखेंगे आप, है ना। और SP हमें पता नहीं है, और लाभ प्रतिशत 20%, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य का 20% यानी कि 450 का 20% आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे कि 120 का 10% निकाला, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर आप विक्रय मूल्य करेंगे, तो यहाँ आप ध्यान देंगे विक्रय मूल्य यहाँ हानि में तो घटता है, लाभ में जुड़ता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। क्रय मूल्य जब आप लाभ निकाल लेंगे तब क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है ना। जोड़ दीजिए, जोड़ करके आ जाएगा आपका कितना विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। आपने इतना सुना, हमको इतना आपने ध्यान से पढ़ेंगे आप तो आप ज़रूर कर पाएंगे। इसको आप कीजिए इतना काम, ठीक है। धन्यवाद। आगे हम कल अगले वीडियो में बताएंगे।